ठीक आहे. माझं स्क्रीन विजिबल आहे सगळ्यांना? हो आहे. ठीक. आपण सुरू करूया प्रार्थनेने. ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हमारा अध्ययन प्रारंभ करते हैं। हमने पिछले सत्र में दोषों की संकल्पना देखना शुरू किया था, अष्टांग हृदय सूत्रस्थान पहले अध्याय से। और उसमें जो है शुरू किया था, ये जो सूत्र है वहां से दोषों का विवेचन शुरू होता है। और उसमें हमने क्या क्या देखा था? तो एक तो दोष कौन से हैं? वायु पित्तम कफश्येति त्रयो दोषा समासतः। फिर उसके बाद विकृता विकृतम देहम गृह्णन्ति ते वर्तयन्ति च। ये उन्होंने हमने उसके देखा था किस प्रकार दोष ही जब प्राकृत अवस्था में हो तो शरीर का धारण करते हैं, और विकृत अवस्था में हो तो शरीर का नाश करते हैं। फिर हमने ये भी देखा था कि उनमें पंच महाभूत का कैसे प्राधान्य होता है। वात दोष में वायु और आकाश का, पित्त में जल और पृथ्वी का, जल और अग्नि का, और कफ दोष में जल और पृथ्वी का। और फिर उसके बाद क्रमशः उनके जो प्रमुख स्थान है शरीर में, वात पित्त कफ के, जो कि शरीर के अधोभाग में, मध्य भाग में और ऊर्ध्वा भाग में है, वो बात देखी थी। उसके बाद हमने उसके प्रधान काल कौन से है, कौन कौन से काल में एक विशिष्ट दोष ये ज्यादा डोमिनेंट होता है, प्रधान होता है, वो बात हमने इस टेबल से भी देखी थी। वय अह यानी दिन, रात्र और भुक्त यानी खाना खाने के बाद, इन अवस्थाओं के अनुषंग से कौन कौन सा काल में दोष प्रदान होते हैं। फिर हमने दोषों का अग्नि, अग्नि यानी मुख्यत्वे यहाँ पे हमारे जो आहार पचाने वाला जो व्यवस्था है उस पे दोषों का प्रभाव कैसे देखने के लिए मिलता है। और विषमाग्नि, तीक्ष्णाग्नि, मंदाग्नि, समाग्नि, इसका अर्थ क्या है, ये भी हमने देखा था। फिर उसके बाद कोष्ठ संकल्पना देखी थी हमने। कोष्ठ क्रूर मृदुर मध्यो मध्य स्यात् तैहि समयपि, यानी कोष्ठ ये क्रूर, मृदु, मध्य और सम, इसके अर्थ क्या है और इसके अकॉर्डिंग इसका दोषों का रिलेशन कैसा है, और दोषों के प्रभाव से कैसे वो पेट साफ होने में जो सौकर्य होता है, मल प्रवर्तन होने में जो सौकर्य है, उसका हमें किस प्रकार से रिफ्लेक्शन देखने के लिए मिलता है। और फिर हमने देखा था कि प्रकृति के बारे में, शुक्रार्थवस्थ जन्मादौ विषेणेव विषक्रिमे है। तो किस प्रकार जैसे कोई विषैला सर्प हो, उसका विष कि उसको मारक नहीं होता, वैसे ही कैसे दोषों की अवस्था भी अगर हमारे गर्भाधान के समय यानी जब स्त्री बीज और पुरुष बीज एक साथ आते हैं तो दोषों की जो अवस्था है वो कभी कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन उससे व्याधि उत्पन्न नहीं होते बल्कि उससे प्रकृति उत्पन्न होती है। और वो हमने प्रकृति की संकल्पना देखी थी, किस प्रकार 7 भिन्न भिन्न प्रकार की प्रकृति हो सकती है वो हमने देखा था। और उसमें सबसे श्रेष्ठ ये सम प्रकृति, जिसमें वात पित्त कफ इनका समता यानी इक्विलिब्रियम हो, और जो द्विदोष प्रकृति है यानी दोनों दोनों दोषों का प्राधान्य हो, वो कैसे अत्यंत निंद्य या हीन कहा है, ये हमने बात पिछले समय देखी थी। उसके बाद जो हमने देखा था, जो आखिरी हिस्सा था हमारे सत्र का, वो था दोषों के गुण। तो गुण यानी हमने देखा था कि जिस प्रकार अलग अलग एक व्यक्ति होगा उसमें जो अलग अलग क्वालिटीज होती है, एट्रीब्यूट्स होते हैं, वैसे ही दोष नाम के द्रव्य के अलग अलग क्वालिटीज होती है, उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं। और उन गुणों का कर्म क्या होता है, उनसे क्या फंक्शंस एक्सपेक्टेड है, वो हमने संक्षेप में इसके पहले के सत्र में देखा था। फिर उसमें वायु, फिर पित्त और कफ, इनके गुण हमने देखे थे। ये इतना भाग देखने के बाद जो आगे का शेष भाग है वो अभी हम देखना आज शुरू करेंगे। उन्होंने कहा है कि देखो दोष जैसे अकेले अकेले काम करते हैं, हमने देखा वैसे वो उनका संयोग भी हो सकता है, सो दे कैन वर्क टुगेदर इन अ एबनॉर्मल वे। हमने ये बात देखी थी कि विकृता विकृतम देहम घंती ते वर्तयंती च। तो जब वो अविकृत हो तो वर्तयंती, और जब विकृत हो तो घ्नन्ति। तो दोष ये जब विकृत अवस्था में हो तो शरीर को पीड़ा करते हैं, शरीर को तकलीफ देते हैं। तो ये उनकी पीड़ा देने के जो कर्तृत्व है, द कैपेसिटी टू कॉज द ट्रबल इन द बॉडी, दे कैन परफॉर्म दिस एज ए सिंगल
और दे कैन परफॉर्म दिस टास्क इन अ टीम ऑल्सो। तो जब दो दोष साथ में आते हैं, तीन दोष साथ में आते हैं, तो उनको कुछ विशिष्ट संज्ञा हमारे पास है, तो वो सूत्र में हमें स्पष्ट होती है। सूत्र क्रमांक 12 के दूसरे पंक्ति में संसर्ग सन्निपातश्च तद द्वित्रिक्षय कोपतः। तद यानी वो दोष, वो जब प्रकोप, तद द्विप्रकोपतः तद त्रिकोपतः, यहाँ पे क्षय कोप, ये दोनों को लगा के लेना है। तो यहाँ पे द्वि और त्रि, यहाँ पे क्रमशः दोषों की गणना की है। तो द्वि मतलब दोन, त्रि मतलब तीन। अब क्षय का अर्थ हम सबको पता है, क्षय यानी कम होना। कोप, प्रकोप, इसका एक जनरलाइज जो अर्थ है वो विकृति ऐसे भी लिया जाता है या वृद्धि होना ऐसे भी लिया जाता है। सो बेसिकली वी नीड टू अंडरस्टैंड कि दोष यहाँ पे एक एबनॉर्मल कंडीशन में है, दे आर इन एन एबनॉर्मल स्टेट। तो जब दो दोष एक साथ एबनॉर्मल स्टेट में हो तो उसको हम संसर्ग कहेंगे, और जब तीन दोष एबनॉर्मल स्टेट में हो तो हम उसको सन्निपात कहेंगे। देखिए, वाग्भटाचार्य और फॉर दैट मैटर कोई भी ग्रंथ, क्रम, ये क्रम महात्म्य बहुत ज्यादा होता है कि किस क्रम से हमें अर्थ लगा के लेना है। संसर्ग और सन्निपात ये क्रमशः फर्स्ट एंड सेकंड आए हैं, तो सिमिलरली हमें आगे के जो शब्द है उससे भी वही अर्थ लेना है कि द्वि यानी संसर्ग, त्रि यानी सन्निपात। अतः तद, तद यानी कौन, वो दोष जब द्विक्षय कोपतः, दोनों दोषों का साथ में क्षय या प्रकोप हो तो उनको संसर्ग कहना है, या त्रिक्षय कोपतः, तीन दोषों का साथ में क्षय या कोप हो तो उनको सन्निपात कहना है। सो अगेन आई सिंप्लीफाई इन इंग्लिश लैंग्वेज, व्हेन द टू दोष आर इन एन एबनॉर्मल कंडीशन they are together known as samsarga, and then all the three dosha are in the condition of abnormal, then they are known as sannipat। और इसलिए कुल मिलाकर क्या सिंपलेस्ट पॉसिबिलिटी क्या है, तो वात प्रकोप, पित्त प्रकोप, कफ प्रकोप, ये एक एक सिंगुलर दोष का हो सकता है। दो दोषों का साथ में प्रकोप होगा तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी, वात पित्त, पित्त कफ या वात कफ, एक बेसिक क्लासिफिकेशन होगा उसका। और जब सन्निपात होगा तो वात पित्त कफ, ऐसे पॉसिबल कॉम्बिनेशन बेसिक हम देख सकते हैं। इनको क्रमशः एक दोष प्रकोप, संसर्ग और सन्निपात ऐसा कहा जाता है। और इसके ज्यादा उल्लेख आप जब व्याधि सीखने के लिए जाओगे तो आपको इसका बार बार जो निर्देश है वो देखने के लिए मिलेगा। अब हमने अभी देखा ही कि ये दोष, इनको दोष कहते हैं क्योंकि वो दूषण करते हैं, किसी को बिगाड़ते हैं। अगर किसी को बिगाड़ते हैं तो किसको बिगाड़ते हैं, वो तो हम बिगड़ने वाले कौन है वो तो हमने देखा, बिगाड़ने वाले कौन है वो तो हमने देखा, लेकिन बिगड़ता कौन है। सो जो आक्रमण करते हैं वो तो हमने सीखे, लेकिन किनके आक्रमण होता है उनको दूष्य कहते हैं। और उन्हीं दूष्यों के बारे में वर्णन सूत्र क्रमांक 13 में आया है। क्या है, देखो वर्णन, रसासुरम मांस मेदोस्थि मज्ज शुक्राणि धातवः सप्तदुषाः मला मूत्र शकृत स्वेदादयोपि च। तो इसमें उन्होंने दो अलग अलग एंटिटियों का वर्णन किया है, एक है धातु और दूसरा मल। और इन धातु और मल दोनों को मिलाकर दूष्य कहते हैं। पहले हम जो पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति का कुछ शुरुआती हिस्सा है उसका अर्थ देखेंगे। उसमें धातुओं का उल्लेख किया है, रस, असुर यानी रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये धातवहा। कितने धातु है ये, सप्त, सप्त यानी सात। तो रस से लेके शुक्र तक जो सात यहाँ पे उल्लेख है उनको सात धातु कहते हैं। धातु का अर्थ क्या होता है, धारणा धातवहा। धातु का अर्थ हम जब मराठी में या हिंदी में मेटल्स ऐसा देखते हैं ना, वैसा अर्थ यहाँ पे बहुत मर्यादित है। वैसा भी अर्थ संस्कृत में होता है, लेकिन हम जब आयुर्वेद का शारीर देख रहे हैं तब उसका अर्थ है धारण करने वाले। अब देखिए, अब आप हमारा जो घर होता है या हमारी कोई समझो इमारत है, कोई बिल्डिंग है, तो उसकी रचना में अगर उसकी एक जो स्टेबिलिटी है वो मेंटेन रखना आवश्यक है, तो फिर उसमें हमें क्या होता है, हमें दीवारें होती है, उसके अंदर सीमेंट होता है, फिर लोहे की बड़े बड़े उसमें जो ये कहते हैं चेन्स होती है, लोहे के वहां पे ब्लॉक्स होते हैं, उसमें आप ईंटें होती है। देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स विच सपोर्ट द सिस्टम ऑफ द बिल्डिंग। एंड सिमिलरली फिर उसमें पाइपलाइंस होती है, टंकियां होती है। सो ये जो भी ऑल सपोर्ट सिस्टम है फॉर बिल्डिंग, सिमिलरली देयर आर सपोर्ट सिस्टम फॉर द बॉडी विच हैज गॉट देयर स्पेसिफिक फंक्शंस। और
मैक्सिमम जो हमारा शरीर है उसकी बनावट ये इन सारी धातुओं से हुआ है। इन धातुओं का विस्तार आप इस साल जो शारीरिक क्रिया नाम का जो विषय है उसमें सीखेंगे। जब आगे जाके शारीरिक स्थान होगा उसमें आप सीखेंगे। तो धातुओं का वर्णन करना ये हमारा तो प्रयोजन नहीं है, लेकिन मैं एक दो एग्जांपल कहता हूँ कि अस्थि, अस्थि हम सबको पता है। अस्थि यानी प्रिडोमिनेंटली हम जिसको बोन्स कहते हैं वो सारे इसमें आते ही हैं। बट नॉट ओनली बोन्स, इवन द कार्टिलेजेस, जो हमारा नाक, जो हमारा कान का बाहरी हिस्सा जो थोड़ा मुलायम होता है लेकिन फिर भी फर्म होता है, वो भी अस्थि धातु धातु के अंदर कैटेगराइज होता है। जो हमारे दांत होते हैं वो भी अस्थि धातु ही है। तो ये सारा जो स्ट्रक्चर है जो बहुत हार्ड है, जो एक सपोर्ट देता है, हम जिसको स्केलेटल सिस्टम कहते हैं, उसको हम अस्थि धातु के साथ कोलेट कर पाएंगे। शुक्र धातु मुख्यतः पुरुष में जो रिप्रोडक्शन के लिए बनता है उसको शुक्र कहते हैं। मांस धातु, मांस जो शरीर में लेपन का कर्म करता है, यानी जब जब कुछ हमें ढकना है, कवरिंग करना है, उसके लिए जो काम में आता है उसको मांस धातु कहते हैं। रक्त नाम हम सबने सुना है। सो दिस ऑल आर धातु विच हैज गॉट देयर स्पेसिफिक फंक्शंस, और जो शरीर का बल्क क्रिएट करते हैं। तो ये कहते हैं धातु क्योंकि इनसे शरीर बनता है, इनसे शरीर का धारण होता है। और जो ये सातों धातु है इनको दोष बिगाड़ते हैं। तो हम जब कहते हैं कि दूषण कर्तृत्व दोष, ये हमने उसकी व्याख्या देखी थी कि जो बिगाड़ते हैं उनको दोष कहते हैं। वो किनको बिगाड़ते हैं? तो वो जब वो एबनॉर्मल कंडीशन में होंगे, जब वो विकृत होंगे, तो वो इन्हें दुष्ट करेंगे, इन्हें बिगाड़ेंगे, और इसलिए इनको दुष्ट कहते हैं। दोष जिनको बिगाड़ते हैं उनको दुष्ट कहते हैं। इसमें से सबसे पहले हो गई है सात धातु, और उसके बाद जो उर्वरित तीन है वो तीन मल है। मलाह, मूत्र, शकृत, स्वेद, आदयः अपि च। तो प्रधान जो तीन मल है वो है मूत्र, मूत्र के बाद शकृत, शकृत का अर्थ होता है पुरीश। मूत्र ये प्रायः जिसको हम यूरिन कहते हैं। पुरीश जो प्रधान स्टूल्स होते हैं, जो हमारा मल होता है उसको पुरीश कहते हैं। और स्वेद यानी जो पसीना पसीना निकलता है उसको हम स्वेद कहते हैं। और ये तीन सबसे बड़े मात्रा के अनुसार, प्रमाण के अनुसार ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मल है। और उसके साथ साथ बाकी भी छोटे मोटे मल होते हैं जो आदि एक्सेट्रा में उनको इंक्लूड किया है। वो कहाँ पे होते हैं? तो हमारे नाक के अंदर, कान के अंदर, ऐसे जो छोटे 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 मल होते हैं ये भी सारे दूष्य है। अपि ये जो सबसे अंत में एक जो अव्यय आया है, शब्द आया है, उसका अर्थ होता है ऑल्सो, या मराठी में हम उसको कहते हैं सुद्धा, हिंदी में ये भी। सो दे आर ऑल्सो दूष्य। सो जैसे धातु ये दूष्य है, वैसे ये मल भी दूष्य है। इसका अर्थ है कि दोष ये धातु और मल दोनों को बिगाड़ने की क्षमता रखता है जब वो विकृत अवस्था में हो। अतः वात पित्त कफ ये तीन दोष हुए, ये और ये सात धातु और मल ये दूष्य हुए। ये एक सबसे मूलभूत गणना यहाँ पे वाग्भट ने स्पष्ट की है। ठीक है। जब भी कोई व्याधि होता है ना, तो दोष ये विकृत होते हैं और वो इनमें से एक या अनेक दोषों को बिगाड़ते हैं। तो वो किन दोषों, कौन सा दोष बढ़ा है, कौन से दोषों का प्रकोप हुआ है, और उन्होंने इनमें से किन दोषों को बिगाड़ा है, इन पे कौन सा व्याधि होने वाला है, ये आगे जाके निश्चित होता है। अतः व्याधि को समझ के लेना है तो दोष और दोषों के संबंधों को समझना बहुत ही आवश्यक है। इसका उन्होंने बहुत बहुत ही संक्षेप में वर्णन इस अध्याय में किया है। ओके। सो ये सूत्र रूप से इसका उल्लेख है, तो हम इसका यहाँ पे इतना ही वर्णन देखेंगे और आगे जाएंगे। अब उन्होंने एक दोष और दुष्य इनका वर्णन होने के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत हमारे सामने रखा है। क्या है देखिए, वृद्धि समान सर्वेशम विपरीत ही विपर्य। सर्वेशम, सर्व यानी कौन? तो दोष, धातु और मल, यानी दोष और दुष्य ये सारे जो शरीर के अंदर भाव पदार्थ है उनके लिए मुख्यत्वे हम यहाँ पे इसका इस सिद्धांत का अध्ययन करने वाले हैं। ये सारे जो भाव पदार्थ है, ये सारे वस्तुएं हैं, द्रव्य है, ऑल ऑफ दिस, इनकी समान ही वृद्धि, विपरीत ही विपर्य। समान ही यानी उनके समान गुण, समान दिखने वाले द्रव्यों के द्वारा वृद्धि ही उनका इंक्रीज होता है। सो इंक्रीज इन दिस द्रव्य इज अचीव्ड बाय समान, एंड विपरीत ही विपर्य
विपर्य है यानी क्या, वृद्धि यानी बढ़ना, इसके विपरीत क्या है, कम होना, डिक्रीज। सो डिक्रीज इज अचीव्ड बाय विपरीत। ये सिद्धांत हमारे चिकित्सा की नींव है, मूल है हमारा। तो देखो इन द नटशेल, कोई भी वस्तु शरीर में उसका बढ़ना ये उसके समान द्रव्यों से होता है या समान गुणों से होता है, और उसका कम होना ये उसके विपरीत द्रव्यों से होता है या विपरीत गुणों से होता है। हम उदाहरण देखते हैं। जब आप अ, आपकी कोई समझो परीक्षा आती है, तो हम रात में बहुत देर तक जगते हैं और हमारी नींद कम होती है। तो जब भी हम जगते हैं तो हमारे शरीर में वात की वृद्धि होती है, वात बढ़ता है। और जब हम उसको बहुत ज्यादा हमारा 3 दिन हुए, 4 दिन हुए, बहुत हमारी नींद कम हुई, तो फिर हमारी क्षमता कम हो जाती है, शिरशिर होने लगता है एंड सो ऑन। सो ये सारे लक्षण किसके होते हैं, ये वात बढ़ने के होते हैं। अब वात बढ़ा तो क्या करना है, तो हम क्या करते हैं, ऑब्वियसली जब हमारी परीक्षा खत्म हो जाती है तो हम अच्छे से रेस्ट लेते हैं। हम आया जो हमारा श्रम होता है वो कम करने के लिए नींद लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा खाते पीते हैं, दूध पीते हैं, घी खाते हैं। तो इससे क्या हुआ, इससे वात कम हुआ। सिमिलरली अगर आपको कहीं बाहर पार्टी के लिए गए और वहां पे आपने बहुत ही तीखा तला हुआ या ज्यादा खा लिया, तो हमने बात देखी थी कि जो भी उष्ण, स्निग्ध, ये जो गुण थे वो पित्त के थे। तो पित्त बढ़ाने वाला अगर इस प्रकार का आहार खाना इस प्रकार का खाना खाया, तो वो पित्त को ही बढ़ाता है, क्योंकि उनके गुण समान है। मतलब समझो पानी पूरी बहुत खा ली, गोलगप्पे खा लिए, उसमें खटास है, उसमें द्रवत्व ज्यादा है, उसमें उष्णत्व है। तो उष्ण, स्निग्ध, द्रव, इन गुणों से क्या होगा, उन गुणों से, उन गुणों के समान जो शरीर में पित्त है वो बढ़ेगा। तो इसको कहेंगे समान द्रव्यों से समान द्रव्य की वृद्धि हुई। समान द्रव्य यानी क्या, जिनके गुण समान है, ऐसे द्रव्यों के बारे में भी हम बात कर रहे हैं। तो अगर अत्यधिक मात्रा में पानी पूरी खाए तो उसके जो अंदर पानी है उससे पित्त बढ़ने वाला है, बिकॉज दे बोथ हैव सेम सेट ऑफ क्वालिटीज, दे बोथ हैव सेम सेट ऑफ गुण। अब ये पित्त बढ़ गया, इस पित्त को कम कैसे करेंगे, उसको डिक्रीज करना है। तो उसको डिक्रीज करने के लिए हमें उसके अपोजिट गुणों की मदद लेनी पड़ती है। तो अगर उष्णता बढ़ी है तो शीत गुण, उसका उपयोग करना पड़ेगा, है ना। अगर उसमें तीक्ष्ण गुण बढ़ा है तो मृदु गुण, उसका उपयोग करना पड़ेगा। अगर सर गुण बढ़ा है, सर यानी अधोगमनशील, ये हमने देखा था कि नीचे की ओर में जैसे पानी गिर जाता है, कोई भी लिक्विड वस्तु गिर जाती है तो वो नीचे की तरफ बहना शुरू हो जाता है। तो वो रुका, और उससे हमें हमारे शरीर में क्या देखने के लिए मिल सकता है कि लूज मोशन शुरू हो गए, पूरी से परिवर्तन द्रव होने लगा, अधिक होने लगा। तो फिर उसके लिए हमें कुछ तो उसके विपरीत गुणों वाला, स्थिर गुणों वाला द्रव्यों का उपयोग करना पड़ेगा। तब आप जब ऐसे शीत गुण युक्त, मृदु गुण युक्त ऐसे द्रव्यों का उपयोग करते हैं तो उससे ये पित्त कम हो जाता है, और पित्त कम होने के बाद ये जो लूज मोशन शुरू हुए हैं वो भी कम हो जाएंगे। सो दिस ऑल इज द एग्जाम्पल ऑफ समान और विशेष। इसको समान सामान्य विशेष सिद्धांत नाम से आप सीखने वाले हैं, लेकिन वाग्भट ने इसको इस प्रकार का नाम दिया नहीं है कि दिस इज दिस प्रिंसिपल। ही हैज एक्सप्लेन द सेम थिंग बट इन अ वेरी सिंपलिस्टिक लैंग्वेज। अगर आप सर्ग संहिता देखें तो वहां पे इस सिद्धांत का बहुत ज्यादा विस्तार आया है, लेकिन हमारे समझ के लिए अगर आप इतना भी ये जो वर्णन है इस सूत्र में, वो अगर आप ग्रास कर ले तो काफी है। वो क्या है, तो इंक्रीज इज अचीव्ड बाय द समान एंड डिक्रीज इज अचीव्ड बाय द विपरीत, है ना। तो ये सिद्धांत हमारे चिकित्सा में बारंबार उपयोग में लाना पड़ता है, और आप जाके जब भी चिकित्सा सीखोगे तब इसके डेरिवेशन हमें देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है। तो ये हो गया जिसको आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में कहते हैं सामान्य विशेष सिद्धांत। आगे बढ़ेंगे। अभी इसके बाद वो कहते हैं कि रस कौन से हैं। जब हमने सामान्य और विशेष सिद्धांत के बारे में देखा, यानी शरीर में दोष और दुष्ट किस प्रकार बढ़ते हैं और किस प्रकार कम होते हैं, उसके पीछे का हमने लॉजिक देखा। लेकिन ये जो बढ़ना कम होना है प्रायः कब होने वाला है, जब हम बाहर से अंदर कुछ तो सेवन करें, फिर वो आहार हो या विहार हो। आहार यानी जो हमारा डाइट फूड होता है, और विहार यानी हमारी जो क्रियाएं होती है। लेकिन इसमें आहार का जो प्राधान्य है वो ज्यादा है, क्योंकि आप किस प्रकार का आहार सेवन करने वाले हैं उस प्रकार का जो रिफ्लेक्शन है वो हमारे दोष और दुष्टों पे दिखने वाला है। अगर किसी विशिष्ट दोष के, हमने अभी भी देखा कि पानी पूरी हो, समझो वो
पित्त के गुणों के साथ मेल खाती है तो पित्त बढ़ाएगी। अतः हमें आहार का अध्ययन अधिक अच्छे से करना होगा, तो हम समझ पाएंगे कि कौन सा आहार खाने के बाद कौन सा दोष बढ़ेगा, कौन सा दुष्य बढ़ेगा, कौन सा मल बढ़ेगा। तो चिकित्सा में भी हमारा जो पूरा डायटेटिक्स का जो मूल है, पूरा हमारा जो आहार शास्त्र है, वो इसी सिद्धांत पे बना है कि हमें सामने वाला रुग्ण जो लक्षण लेके आए, वो लक्षण किस दोष के हैं, किस दुष्य के हैं, कौन सा दोष बढ़ा है, कौन सा दुष्य कम हुआ है, उसके समान विपरीत गुणों के आहार अगर हम ढूंढ पाए तो हम उसको पथ्य कह पाएंगे, हम उसको डाइट सजेस्ट कर पाएंगे। उसके लिए जो हमारा आहार शास्त्र का जो मूल है वो इन रसों के शास्त्र सिद्धांत पे आधारित है। रस यानी क्या? तो रस यानी इस कॉन्टेक्स्ट में स्वाद, जो हम हमारे जिह्वा पर हमें जिन अलग अलग प्रकार के स्वाद का, टेस्ट का हमें अनुभूति होती है, उनको रस कहते हैं। और वो कुल मिलाकर 6 प्रकार के कहे गए हैं। रसाः स्वादम्ल लवण तिक्तोषण कषायकाः षड्द्रव्यम आश्रितास्ते च यथा पूर्वम बलावहाः। तो ये 6 रस है, वो कौन से हैं? स्वादु, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु और कषाय। स्वादु यानी मधुर यानी मीठा, स्वीट। अम्ल यानी खट्टा, सार। लवण यानी नमकीन, सॉल्टी। तिक्त यानी बिटर, कड़वा। अब मराठी या हिंदी या अन्य भाषाओं में ये हमारा जो भाषा का जो बदलाव होते रहते हैं, उसमें तिक्त यानी तीखा नहीं, तो तिक्त यानी कड़वा और कटू यानी तीखा। तिक्त म्हणजे कडू और आणि कटू म्हणजे तिखट। ये जो मीनिंग है ये याद रखिएगा, तो कुछ दिन बाद ये आपको बात हजम हो जाएगी। शुरुआत में जो हमारी मातृभाषा है उसके अर्थ लेने के समय शायद हमारी गड़बड़ हो सकती है, इसलिए मैं यहाँ पे वो अंडरलाइन कर रहा हूं। तो तिक्त यानी बिटर, जो सूत्र में उष्ण आया है, उष्ण इसका अर्थ है कटु, कटु का अर्थ है स्पाइसी, तीखा। और कषाय इसका अर्थ होता है कसेला, या इसको मराठी में तुरड़ कहेंगे, इंग्लिश में एस्ट्रिंजेंट, ऐसे उस टेस्ट का नाम है। जब भी हम जो थोड़ा कच्चा, अगर हम जो कपित्थ यानी कवड़ खाएंगे, या जामुन खाएंगे, या सुपारी का सेवन करेंगे, या शहद खाएंगे, इस चारों द्रव्यों में हमें ये कषाय रस देखने के लिए मिलता है। बाकी रस तो बहुत ही ऑब्वियस है। अब ये रस, ये देखना महत्वपूर्ण क्यों है? बिकॉज जो द्रव्य होते हैं, इनमें जो प्रधान रस है, जो उसकी प्रधान टेस्ट है, वो उसका प्रधान कर्म क्या है ये दर्शाता है। मैं एक आध दो एग्जांपल देता हूँ कि प्रायः जो मधुर द्रव्य होते हैं, जो मीठे या मिठास से युक्त ऐसे द्रव्य होते हैं, ऐसे आहार होते हैं, वो हमारे शरीर का ब्रूहण करते हैं, यानी हमारे शरीर की पुष्टि करते हैं। दूध, घी, शक्कर, गुड़, ये सारे अति मधुर द्रव्य हैं। ये सारे हमारे शरीर की पुष्टि करते हैं। तो द्रव्यों का जो कर्म है वो समझने के लिए रसों को समझना ये बहुत ही आवश्यक है। सिमिलरली उल्टा, जो अत्यंत तीखे द्रव्य होते हैं वो हमारे शरीर के अंदर की उष्णता बढ़ाते हैं। ऑब्वियस बात है, मिर्ची खाओगे आप, लहसुन खाओगे, या गार्लिक यानी, या अदरक खाओगे, तो तीखापन से क्या होता है, शरीर के अंदर की भी उष्णता बढ़ती है, उससे वात वृद्धि होती है, पित्त वृद्धि भी हो सकती है। तो ये इन रसों का अध्ययन आगे जाके जो सूत्र स्थान में 10वां अध्याय है, उसमें बहुत बड़ा वर्णन आया है रसों का। क्योंकि रसों को समझने के बिना हम आहार को और हमारे चिकित्सा में जो भी द्रव्य है उनके कर्मों को समझना असंभव है। तो ये 6 रस हैं। वो रस, ये रस किसके आधार से रहते हैं? ऑब्वियसली ते द्रव्यम आश्रिता, वह द्रव्य के आश्रय से रहते हैं। ये रस, दूध का मधुर रस, नींबू का अम्ल रस, नमक का लवण रस, तो ये रस किसी द्रव्य के होते हैं, और इसीलिए उनको ऐसा कहा गया है कि ते द्रव्यम आश्रिता, वह द्रव्य के आश्रय से रहते हैं। और यथा पूर्वम बलावहा, ईच रस प्रोवाइड मोर स्ट्रेंथ टू बॉडी देन फॉलोइंग वन। यानी ये जो 6 रसों का सीक्वेंस है ना, उसमें सबसे पहले जो रस है वो मधुर है, और सबसे आखिरी का जो रस है वो कषाय है। तो अगर हम उल्टा जाए, कषाय, कटु, तिक्त, ऐसे उल्टे क्रम से जाए, तो ईच द प्रीवियस रस इज मोर बलवान। यानी कषाय से ज्यादा बल कटु, कटु से ज्यादा बल तिक्त, तिक्त से ज्यादा बल लवण, एंड सो ऑन। सो ये जो रस है, ये बल देना, शरीर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का कर्म जो जिस सीक्वेंस में करते हैं, उसमें सबसे कम बल कौन देता है?
कषाय रस देता है। और सबसे अधिक बल कौन देता है? तो मधुर द्रव्य या मधुर रसात्मक द्रव्य, ये सबसे अधिक बल देने का काम करते हैं। हमने अभी भी वो बात देखी, जो छोटा बच्चा होता है उसकी पुष्टि के लिए हम उसको मीठा मीठा खाने के लिए देते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि उसके शरीर की वृद्धि होनी होती है। हम उसको कभी भी कड़वा, तीखा या कसेला ऐसा आहार देते नहीं है। सो इट इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल कि जो स्वादु यानी मधुर रस है वो सबसे अधिक बल देने वाला है। और आगे आगे के जो रस है अम्ल, लवणों, वो क्रमशः कम 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 बल देंगे शरीर को। और कषाय रस है वो ऑलमोस्ट बिल्कुल शरीर को बल देता नहीं है, उल्टा वो बल कम करता है। तो दिस इज द क्लासिकल सीक्वेंस इन विच दे आर डिफाइंड विच रस प्रोवाइड्स मोर स्ट्रेंथ टू द बॉडी। ओके, तो ये हो गया रसों के बारे में एक संक्षेप में उसका वर्णन। आगे जाएंगे। अब इन रसों का, अर्थात इन रसों वाले द्रव्यों का दोषों पे क्या प्रभाव होता है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें जब व्याधि आते हैं तब हमें दोषों के साथ डील करना होता है। अगर विकृत दोष हमें दिखे रुग्ण में तो हमें उन विकृत दोषों को अविकृत करना है, तो हम उसका स्वास्थ्य प्रस्थापित करेंगे। तो हम दोषों को रसों के द्वारा कैसे मैनेज करेंगे, उसका आगे उल्लेख आता है। तत्राद्या मारुतम घ्नन्ति त्रयस्तिक्तादयः कफम कषाय तिक्त मधुराः पित्तम अन्येतु कुर्वते। देखिए, तत्र उनमें से, उन रसों में से आद्या त्रयः मारुतम घ्नन्ति, जो सबसे पहले तीन रस है वो मारुत यानी वायु का घ्नन्ति यानी नाश करते हैं। वो कौन से है? मधुर, अम्ल और लवण। यानी मधुर, अम्ल, लवण रस जिन द्रव्यों के हैं वो शरीर में जब वायु बढ़ा होगा तो उसको कम करने के लिए हम उपयोग में ला सकते हैं। तिक्ताद्रयाः कफम, इतना ही सूत्र में है। तिक्तादि जो तीन रस है वो कफ को कम करते हैं। तो जब ऐसा कोई अधूरा वाक्य हो तो हमें जो उर्वरित शब्द है उनका इसके पहले के वाक्य में से अनुवर्तन करना है। जैसे आप 15वें सूत्र में से जो दूसरा जहां पे पंक्ति है, जो तत्राद्या मारुतम घंटी त्रयः तिक्तादयः कफम, इसमें तिक्तादयः कफम इतने दो ही शब्द है। इस शब्द से हमें अर्थ संपूर्ण करने के लिए त्रयः और घ्नन्ति, ये जो पहले के दो शब्द है इनका फिर एक बार उपयोग करना पड़ता है और फिर हमारा वाक्य पूरा होता है। तिक्तादयः त्रयः कफम घ्नन्ति, तिक्त इत्यादि तीन रस कफ का नाश करते हैं। ये कौन से रस है? अंत के देखो, तिक्त, कटु और कषाय। तो जब शरीर में कफ दोष बढ़ा होगा तो उसको कम करने के लिए तिक्त, कटु, कषाय रस के द्रव्यों का उपयोग हम करते हैं। और कषाय तिक्त मधुराः, कषाय, तिक्त और मधुर ये रस पित्तम तु अन्य कुर्वते, पित्त को अन्य करना, इसका अर्थ है कि पित्त को नाश करना, पित्त को कम करना। ऐसा यहाँ पे उन्हें पित्त का नाश करना, ऐसा यहाँ पे इसका अर्थ हम देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने वो प्रिंटिंग में गड़बड़ हुई है वही चेक करा था। कषाय तिक्त मधुरः पित्तम, यहाँ पे वो शब्द पूरा होता है कि सिमिलरली कषाय तिक्त मधुरः, यानी कषाय तिक्त मधुर ये तीन रस, पित्तम त्रयः त्रयः पित्तम घ्नन्ति, तो त्रयः घ्नन्ति इसका अनुवर्तन करके लेना है। और अन्य तो कुर्वते इसका अर्थ अलग है, जो मैंने यहाँ पे लिख नहीं पाया वो गलती से मुझे मेरे यहाँ पे वो मिसप्रिंट हो गया है। अन्य तो कुर्वते यानी ये तीन रस छोड़कर जो बाकी तीन तीन रस रह जाते हैं वो उस दोष की वृद्धि करते हैं। यानी क्या देखो, मधुर, अम्ल, लवण अगर वायु का नाश करते होंगे तो जो उर्वरित तीन रस है वो वायु की वृद्धि करती है। यानी कौन से? कटुतिक्त, कषाय। अब दूसरा देखो, तिक्त, कटु, कषाय ये तीन रस ये कफ का नाश करते होंगे तो उर्वरित तीन रस ये कफ को करते हैं यानी कफ की वृद्धि करते हैं। यानी मधुर, अम्ल, लवण रस ये कफ को बढ़ाएंगे, कफ दोष को बढ़ाएंगे। और कषाय, तिक्त, मधुर ये जो तीन रस है ये पित्त को अगर कम करते होंगे तो उर्वरित जो तीन रस है कौन कौन से? तो कटु, अम्ल और लवण ये तीन रस पित्त की वृद्धि करेंगे। ओके, सो यहाँ पे उन्होंने जो हमने इसके पहले सिद्धांत देखा था कौन सा? समान से वृद्धि होती है, विपरीत से क्षय होता है। उसका एप्लीकेशन उन्होंने यहाँ में हमें रसों की भाषा में दिया है। तो कौन से रस किस दोषों को बढ़ाते हैं और कौन से रस किस दोषों को कम करते हैं,
ये वर्णन यहाँ पे उन्होंने इस अध्याय में हमें किया है। ओके, अब मूविंग अहेड, अब वो रस के बाद द्रव्यों का यहाँ पे वर्णन करते हैं। शमनम, कोपनम, स्वस्थितम, द्रव्यमिति त्रिधा। द्रव्य किस प्रकार से बिहेव करते हैं। अब देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि जो खट्टे द्रव्य होते हैं उसमें से जो हमारा नींबू होगा, या समझो अपने जो ये होता है ऑरेंज होता है, इस प्रकार की खट्टी, या हमारा अचार होता है, जो कच्चा आम होता है, इस प्रकार के खट्टे द्रव्य अगर आपने सेवन किए तो उससे क्या होता है, अगर हमने उनका सेवन अधिक मात्रा में किया तो हमारे शरीर में पित्त बढ़ता है। फिर पीटक आना यानी फुंसियां आना, वहां पे वेदना होना, वहां पे पूय होना, पस फॉर्मेशन होना, ऐसी बातें हमें देखने के लिए मिलती है। तो इन द्रव्यों का अगर उपयोग किया, हम बहुत बार देखते हैं ना, अभी हमने जब गर्मियों में ऐसे खट्टी कच्चे आम का सेवन किया तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पित्त बढ़ गया है। तो इनके जो खट्टे द्रव्य है उनके अंदर जो अम्ल रस है, उस अम्ल रस के द्वारा पित्त की वृद्धि हुई। लेकिन यही अम्ल रस जो हमारे आम्लकी का है यानी आंवला का है, उस अम्ल रस के द्वारा पित्त की वृद्धि नहीं होती। किंबहुना हम आम्लकी यानी आंवला का उपयोग पित्त कम करने के लिए करते हैं, क्योंकि वो शीत गुण की यानी ठंडक भरी है। तो किसी जो पदार्थ है उसके अंदर जो खटास है उससे पित्त बढ़ता है, लेकिन किसी द्रव्य के अंदर जो खटास है उससे पित्त नहीं बढ़ता है। इसका अर्थ क्या होगा कि रस या कोई भी गुण, ये 4-5 आहार द्रव्य में एक जैसा होने के बाद भी उसका काम अलग अलग देखने के लिए मिलता है। एक ही बंदूक, एक ही गन जब हमारे जवानों के हाथ में होती है, सैनिकों के हाथ में होती है, तो वो किसी भी नागरिक को किसी कारण के बिना मारते नहीं है। वो उसका उपयोग तभी करेंगे जब शत्रु आक्रमण करेगा। लेकिन जब जो आतंकवादी होते हैं वो बिना किसी कारण किसी भी निष्पाप व्यक्ति को भी वो मृत्यु दिलवा सकते हैं। वही बंदूक होती है दोनों के हाथ में, वही AK-47 होती है, लेकिन उसका काम हमें उस व्यक्ति से अपेक्षा अलग अलग देखने के लिए मिलता है। वैसे ही ये जो रस है, जो गुण है, उनके जो जिन द्रव्यों के हैं, उन द्रव्यों के आधार पर हमें उनके उपयोग अलग अलग देखने के लिए मिलते हैं, और उनका ही क्लासिफिकेशन हमें इन सूत्र में देखने के लिए मिलता है। क्या है देखो, शमनम, कोपनम, स्वस्थितम, ये द्रव्य 3 प्रकार की क्लासिफाई कर सकते हैं। शमन यानी क्या कि दिस दोस काइंड ऑफ द्रव्य हु एस्टेब्लिश इक्विलिब्रियम ऑफ दोष, यानी दोष जब स्वयं के प्रमाण से अधिक या अल्प होंगे तो फिर उनको शमन करने के लिए इन द्रव्यों का उपयोग होता है जो शमन करते हैं। शमन यानी क्या, बढ़े हुए दोषों को कम करना, जो कम हुए उन दोषों को बढ़ाना। द इन नटशेल टू ब्रिंग बैक द इक्विलिब्रियम, तो अब विकृत दोषों को अविकृत लेवल पे लाके रखना, ये शमन द्रव्यों का काम है। तो मैंने अभी जो एग्जांपल कहा आपको, आंवला, आंवला क्या करता है, जब पित्त बढ़ा हो तो उसको कम करता है, अगर वात बढ़ा हो तो उसको भी कम करता है। तो इस प्रकार उसका शमन कर्म होता है। कोपन यानी क्या, कॉजेस नॉन इक्विलिब्रियम ऑफ दोष धातु। मैंने अभी आपको उदाहरण दिया, वैसे जो कच्चा आम होगा वो उसका खट्टास, उसकी उष्णता, इसके कारण वो पित्त को बढ़ाता है। देखिए, अगर किसी मैं और आपको और एक उदाहरण देता हूँ किसी के शरीर में वात बढ़ा है, समझो किसी के शरीर में वात बढ़ के उसके जोड़ों में दर्द है, उसके घुटने, उसके जो हाथ पैरों के अलग अलग जोड़े हैं, वहां पे वात बढ़ा है, और वात बढ़ने के कारण वहां पे शूल है यानी दर्द है। और वात कम करने के लिए कौन से रस काम में आते हैं, हमने अभी देखा, मधुर, अम्ल और लवण। तो इस तर्क से अगर मुझे अम्ल लवण का उपयोग करना है, ऐसा अगर मुझे लगे, और अम्ल लवण का उपयोग करके बातों को कम करना है, बस इतने ही आधे अधूरे अगर जानकारी पे मैं रोज शाम में अम्ल रसायन प्रधान यानी खट्टे रस वाले गोलगप्पे यानी पानी पूरी का सेवन करना शुरू करूं। क्यों, उसके अंदर जो भी इमली रहती है, इमली का पानी रहता है, उससे वात कम होगा, क्योंकि अम्ल रस वात को कम करता है, और मेरे जोड़ों का दर्द ठीक हो जाएगा। ये इतना सिंपलिस्टिक नहीं है, क्योंकि जो इमली नाम का जो पदार्थ है वो वात शमन करने से पहले पित्त का प्रकोप करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसका वो प्रभाव है, उसकी वो टेंडेंसी है। तो हमें कोई भी खट्टा द्रव्य, कोई भी अम्ल द्रव्य ऐसे ही उपयोग में लाकर वो वात को कम करेगा, ऐसे सोच रखना ये संभव नहीं होता है, क्योंकि वो
उस द्रव्य की टेंडेंसी नहीं है। तो हमें चिकित्सा में पथ्य कहने के समय उस द्रव्य के प्रभाव को, उस द्रव्य के टेंडेंसी को भी देखना आवश्यक है। वो उसके आगे के कर्मों को दर्शाता है। तो शरीर के वातों को कम करने के लिए हम खट्टा अचार या बहुत नमक या इमली का पानी ऐसा खाना पीना शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि वो वातों को कम करने का उनकी टेंडेंसी नहीं रहती। किंबहुना पित्त को प्रकोप करने की, पित्त की वृद्धि करने की उनकी टेंडेंसी रहती है। सो दैट टेंडेंसी इज टोल्ड हियर बाय द वर्ड कोपन, बिकॉज दे आर कॉजिंग नॉन इक्विलिब्रियम। जो पित्त अदरवाइज इक्विलिब्रियम कंडीशन में था, वो उसको और बढ़ा रहे हैं। सो दीज ऑल आर नोन एज अनहेल्दी आइटम्स, और इसलिए इनके सेवन हम नियमित तौर पे नहीं करते हैं, और इन प्रकार के द्रव्य को हम कोपन कहते हैं। और स्वस्थ हित, स्वस्थ हित द्रव्य कैसे होते हैं? वो दोष धातु के इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखते हैं। वो ना ही उनको हद से ज्यादा बढ़ाएंगे, ना ही वो उसको हद से ज्यादा कम रखेंगे। जो भी एक नॉर्मल कंडीशन बॉडी में बनी हुई है, उसको बना के रखना, मेंटेन करना, ये इन द्रव्यों का काम है। वो कौन से है? ऑल आवर यूजुअल फूड आइटम्स, गेहूं, चावल, जो मूंग की दाल होगी, ये सारे जो इनका हम नियमित रूप से सेवन करते हैं, जो अगर हम सेवन करते रहे तो हमारे शरीर में नॉर्मल सी बनी रहती है, उनको हम फूड आइटम्स के तौर पे देखते हैं। उनको हम स्वस्थ हित ऐसे द्रव्य कहते हैं। तो इस प्रकार शमन, जो प्रायः हमारी मेडिसिन रहती है, कोपन, जो प्रायः अपथ्य कहते हैं, अनहेल्दी फूड आइटम्स कहते हैं, और स्वस्थ हित, जो प्रायः यूजुअल हमारे पथ्य के फूड आइटम्स रहते हैं। ऐसे 3 प्रकार के द्रव्यों का क्लासिफिकेशन हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। अब आगे जाके गुणों में जो वीर्य है, उनका वर्णन आता है। वीर्य क्या होता है देखेंगे हम। उष्ण शीत गुणोत्कर्षात् तत्र वीर्यम द्विधा स्मृता। वीर्य ये 2 प्रकार के होते हैं, द्विधा यानी 2। वीर्य आर ऑफ 2 टाइप्स। कौन से? उष्ण और शीत। देखो, हमने गुण देखे थे। गुण ये बहुत सारे होते हैं, है ना। गुण के वात पित्त कफ, इनके अलग अलग गुण देखे थे। आगे जाके तो वो एक बहुत सारी लिस्ट हमारे आंखों के सामने रखने वाले हैं। तो हमने देखा था कि गुण या क्वालिटीज या एट्रीब्यूट्स, इनमें से भी उष्ण और शीत ये सबसे ज्यादा पोटेंसी वाले गुण होते हैं। तो उष्ण एंड शीत, दे आर नोन एज वीर्य बिकॉज ऑफ देयर एक्सेस पोटेंसी देन अदर गुण। बाकी स्निग्ध, मृदु, तीक्ष्ण, ये जो बहुत सारे गुण हैं, उनसे भी ज्यादा बलवान, स्ट्रॉन्ग, ये 2 गुण होते हैं। कौन से? उष्ण और शीत। और इसलिए इनको वीर्य ऐसा कहा जाता है। देखो, हम हमारे व्यवहार में भी वीर, शूरवीर, ऐसा हम शब्द उपयोग में लाते हैं ना। किसको कहते हैं? वीर। जो सबसे ज्यादा परफॉर्म करता है, जो लड़ाई में अच्छा परफॉर्म करेगा, जो किसी खेल है उसमें कोई मेडल लाएगा, उसको हम वीर कहते हैं, वीर योद्धा कहते हैं। तो इसलिए बाकी सारे गुणों से ज्यादा जिनका काम हमें आयुर्वेद में देखने के लिए मिलता है, जो द्रव्यों के आधार से देखने के लिए मिलता है, उनको वीर्य कहते हैं। वो कौन है? उष्ण और शीत। तो ये गुण, इनको वीर्य कहते हैं। और इसलिए आप जब भी चिकित्सा व्यवहार देखो, और हम जब वनस्पति का अध्ययन करेंगे, हम अलग अलग कल्पों का अध्ययन करेंगे, तो उनके गुणों का वर्णन करने के समय जो सबसे महत्वपूर्ण उसका वर्णन देखते हैं हम, कि क्या ये वनस्पति उष्ण है या शीत है, क्या ये कल्प उष्ण है या शीत है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो नींब होगा, जो कड़ू नींब होगा, वो शीत होता है, ठंडक लाता है। मिर्ची होती है, वो उष्ण होती है। जो लवण होता है या नमक होता है, वो उष्ण होता है। तो उनके ये गुण सबसे प्रधान है, और इसलिए इनको जो वीरता पूर्वक परफॉर्म करते हैं, ऐसे वीर्य इन उष्ण और शीतों को कहते हैं। ठीक है। आगे आगे जाके एक और संकल्पना का उन्होंने यहाँ पे निर्देश किया है। त्रिधा विपाको द्रव्यस्य स्वाद्वम्ल कटुकात्मक। द्रव्य के 3 विपाक होते हैं। विपाक यानी क्या? विपाक, इसका अर्थ है कि जब भी आपका आहार ये संपूर्ण रूप से पच जाता है, तो उसके बाद हमारे शरीर में कुछ बदलाव होते हैं, उसको हम विपाक कहते हैं। पाक, इसका अर्थ है कि पचना, पकाना। विपाक यानी विशेषण पाक। तो समझो आपने खाना खाया, वो पचने के लिए तकरीबन 6, 7, 8 घंटे, डिपेंडिंग ऑन विच काइंड ऑफ फूड यू हैव ईटन, इतना उसको समय लग जाता है। जब उसका ये पचन पूर्ण होता है, तब उसके जो कार्य होते हैं, वो कभी कभी अलग देखने के लिए मिलते हैं। तो वो कार्य प्रायः 3 प्रकार के होते हैं।
किस प्रकार के? स्वादु यानी मधुर, अम्ल और कटु रस के जैसे। तो मधुर, अम्ल और कटु, इन तीनों को तीन विपाक कहा है। आपका समझो चावल आपने खाए और आपके चावल पच गए, तो चावल पचने के बाद उसका शरीर पर किस प्रकार से इम्पैक्ट होने वाला है, वो ये तीन प्रकार से हो सकता है। चावल, ये मधुर रस का इम्पैक्ट हमें देखने के लिए मिलता है। नींबू होगा, उसका फिर एक बार खट्टा ही इम्पैक्ट हमें शरीर पे देखने के लिए मिलता है। और कटु यानी तीखा, ये जो रस है उस प्रकार का ही इम्पैक्ट हमें पचने के बाद अगर शरीर पे देखने के लिए मिला, तो उसको कटु विपाक कहते हैं। तो ये संकल्पना आपको आगे जाकर जो 9वां अध्याय है वहां पे ज्यादा एलेबोरेट देखने के लिए मिलेगी। इस पहले अध्याय का ये प्रयोजन नहीं है कि इस संकल्पना को ज्यादा विस्तार से समझाए, इसलिए मैं अभी उसमें ज्यादा डेप्थ में जाऊंगा नहीं। लेकिन सिर्फ यहाँ पे एक ही जो तथ्य है वो उसको समझ लीजिएगा कि तीन विपाक होते हैं द्रव्य के। द्रव्य से विपाक कहा, द्रव्य के तीन विपाक होते हैं, स्वादु यानी मधुर, अम्ल और कटु। ठीक है। अब यहाँ पे जुगुण, हम पर बार बार हमने पिछले सत्र में, आज के सत्र में हम गुणों का उल्लेख बार बार देख रहे हैं। गुरु मंद हिम स्निग्ध श्लक्ष्ण सांद्र मृदु स्थिराः गुणाः सूक्ष्म विशदा विंशति स विपर्ययः। तो विंशति गुण होते हैं, विंशति यानी 20। वो गुण कौन कौन से हैं देखो, गुरु, मंद, हिम, स्निग्ध, श्लक्ष्ण, सांद्र, मृदु, स्थिर, सूक्ष्म और विशद, ये 10 हो गए। और सविपर्यय, विपर्यय यानी अपोजिट, सो दे हैव गॉट पेयर्स ऑफ अपोजिट गुण। जैसे कि देखो, गुरु के अपोजिट कौन होगा, यहाँ पे उन्होंने उसका उल्लेख किया नहीं है। उनको ऐसा अपेक्षित है कि आप उसका स्वयं ज्ञान कर ले। यानी गुरु के विपरीत लघु, मंद के विपरीत तीक्ष्ण, हिम के विपरीत उष्ण, हिम का अर्थ शीत होता है, तो शीत उष्ण ये एक जोड़ी हो गई अपोजिट गुणों की। स्निग्ध यानी रुक्ष, इसके स्निग्ध के विपरीत रुक्ष, श्लक्ष्ण के विपरीत खर, सांद्र के विपरीत द्रव, मृदु के विपरीत कठिन, स्थिर के विपरीत सर, स्थूल सूक्ष्म के विपरीत स्थूल और विशद के विपरीत पिच्छल। इस प्रकार से लेकर कुल मिलाकर 20 गुणों की जोड़ियां होती है, और हमें वो इस प्रकार एक साथ देखने के लिए मिलते हैं कि कैसे वो अलग अलग जोड़ियां हैं। अब अगेन इस गुणों का विस्तार से जो अध्ययन है वो आगे जाके वाग्भट में, या आपको जब द्वितीय वर्ष में द्रव्य गुणों का अध्ययन करने वाले, द्रव्य गुण नाम का एक विषय है उसमें उसका अध्ययन करने वाले हैं, तब आपको इनका विस्तार से अध्ययन करने की वहां पे आपको समय मिलने वाला है। इसका अगर विस्तार करते जाए तो उसका एक अलग ही 3-4 सत्र हमें अध्ययन करना पड़े, इतना उसका मैटर है। लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ संक्षेप में कुछ बातें कहना चाहूंगा कि देखो, ये गुण क्या करते हैं, तो अल्टीमेटली ये गुण ही कर्म करवाते हैं। यानी गुरु गुण, गुरु गुण हमने देखा था कि कफ दोष का था, आपको अगर स्मरण होगा तो गुरु यानी जब भी जो भी शरीर में भारीपन लाता है, जो भी शरीर की पुष्टि करवाता है, उसको हम वो गुरु गुण से द्वारा कर्म होता है। और लघु यानी लाघव लाना, हल्कापन लाना। तो हमारे शरीर में जब भी लाघव लाना है तो लघु गुणात्मक द्रव्यों का उपयोग करते हैं। वैसे ही देखो, हमने हिम और उष्ण यानी शीत और उष्ण देखा था। वैसे ही स्निग्ध और रुक्ष देखिए, जब ठंड में बहुत सूखापन बढ़ जाता है त्वचा में, तो हम क्या करते हैं, दिवाली के समय वो हमारा उपक्रम शुरू होता है कि हम नित्य अभ्यंग करना शुरू करना अपेक्षित है, ठंडक में तो विशेषता। तो जब ठंड बढ़ जाती है और जब हम तेल या मॉइस्चराइजर या घी ऐसा बाहर से लगाते हैं त्वचा पर, तो क्या करते हैं, हम त्वचा में जो रुक्ष गुण है उसको कम करके स्निग्ध गुण बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार हम विपरीत गुणों का उपयोग व्यवहार में बहुत बार करते हैं। यहाँ पे जो सामान्यतः सबसे अधिक गुण उपयोग में लाए जाते हैं, वो सबसे पहले जो 8 गुण है, गुरु लघु, मंद तीक्ष्ण, हिम उष्ण और स्निग्ध रुक्ष, इन 8 गुणों का उपयोग अधिकतर आहार, औषधि, विहार इनमें किया जाता है। जो आगे के गुण है उनका उपयोग तुलनात्मक रीत्या कम देखने के लिए मिलता है। तो अभी इतना ही आपको याद रखना है कि ये कुल मिलाकर 10 जोड़ियां हैं, जिसमें कुल मिलाकर 20 गुण हैं जो एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। ठीक है। अब इसके बाद उन्होंने कहा है कि ये सब हमने दोष, दुष्य और उनके आश्रय से रहने वाले प्रायः जो भी अलग अलग उनके रस, वीर्य, गुण, विपाक, इनके बारे में हमने वर्णन देखा
ये सब एक मूलभूत वर्णन देखने के बाद हमें एक्चुअली जो हमारा कर्तव्य है वैद्य के तौर पर, क्या, व्याधि को ठीक करना, दोषों को साम्यावस्था में लाना। इसके लिए हमें व्याधि उत्पन्न होता कैसे है, ये प्रक्रिया समझ के लेना आवश्यक है। और एक बार हमने व्याधि उत्पत्ति के बारे में थोड़ा सा समझ के लिया, तो फिर व्याधि को नाश कैसे कर सकते हैं। वंस वी अंडरस्टैंड द प्रोग्रेस और द मेथोडोलॉजी that how a disease occurs, when we understand that, then we can counter it, we can cure it। इसलिए यहाँ पे अभी जो वर्णन आया है वो है रोग किससे होते हैं और आरोग्य कैसे बनता है। ये इस सूत्र में हमें कहा गया है। कालार्थ कर्मणाम योगो हीन मिथ्याति मात्र कहा सम्यक योग्यश्च विज्ञेयो रोगारोग्यैक कारणम। तो रोग किससे होते हैं और आरोग्य कैसे बनता है, इन दोनों के उत्तर हमें इस सूत्र में दिए हैं। काल अर्थ कर्मणाम योग, ये सबसे पहले इसका अर्थ है। सबसे पहले इसका जो पद है उसमें क्या दिया है, देखो उन्होंने काल, कर्थ और कर्म, इन तीन शब्दों को समझना आवश्यक है। काल, इसका लिटरली मीनिंग है समय, लेकिन यहाँ पे इसका मुख्य जो अर्थ लेना है वो ऋतु यानी सीजन। तो ऋतु ये काल का ही एक एस्पेक्ट है, यानी शीत ऋतु, उष्ण ऋतु, वर्षा ऋतु, यानी जब आप कोई भी सीजन लो तो इसमें इनमें से एक भाव का प्रिडोमिनेंस होता है। अब शायद आइदर ठंडक ज्यादा होगी या हीट ज्यादा होगी या बारिश आती होगी। तो इन तीनों ही जो कैटेगरीज होती है वो हमें व्यवहार में भी सीजन्स में देखने के लिए मिलती है। इनको यहाँ पे काल इस शब्द से कहा गया है। अर्थ, अर्थ इस शब्द का जो मीनिंग यहाँ पे लेना है वो इंद्रियों के विषय। इंद्रिय यानी यहाँ पे ज्ञानेंद्रिय अपेक्षित है। ज्ञानेंद्रिय यानी क्या, हमारी आंखें, हमारे नासा, हमारे कान, हमारी त्वचा, हमारी जिह्वा, जिन विषयों को इनमें से जो विषयों को ग्रहण करते हैं इनको इंद्रिय कहते हैं, ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। सो दीज आर द सेंसरी परसेप्शंस। शब्द यानी सुनना, स्पर्श द परसेप्शन ऑफ टच, प्रेशर एंड सो ऑन। रूप देखना, द परसेप्शन ऑफ लाइट एंड अदर इमेजरी। रस, हमने अभी भी रस देखे, जो 6 प्रकार के रस है। जब हम कोई द्रव्य खाते हैं तो उसका जब हमारे जिह्वा के साथ संपर्क आता है तो हमें वहां पे रस का ज्ञान होता है। उसको जो टेस्ट होती है उनको रस कहते हैं। और गंध, गंध यानी स्मेल। तो ये सारे क्या हुए, ये सारे अर्थ, इनको यहाँ पे अर्थ ऐसा कहा गया है। तो ये जब 5 अर्थ ये किनके होते हैं, ऑब्वियसली ये किसी द्रव्य के होते हैं, किसी पदार्थों के होते हैं। जो मिठास होती है वो गुड़ की होगी, शक्कर की होगी। जो सुगंध होगा वो कोई फूल का होगा। जो कोई स्पर्श होगा, समझो गरम गरम लग रहा है, अगर वो कोई गरम जलती हुई वस्तु का होगा। तो ये सारे जो 5 गुण है, उसको ये जो 5 अर्थ है वो किसी वस्तु के होते हैं। और कर्म, कर्म का शब्द का अर्थ क्या है, हमारे एक्शंस। एक्शंस किस किस की होती है, फिजिकल एक्शंस, शरीर की क्रियाएं। मन के एक्शंस यानी इसमें थॉट प्रोसेस, अलग अलग प्रकार के थिंकिंग, कॉन्टेम्पलेटिंग एक्सेट्रा, इसमें इमोशंस भी आ गए। और वाक, हमारा बात करना, हमारी वाचा का कर्म। सो दीज ऑल द 3 वेरिएबल्स आर नोन एज कर्म। सो काल यानी ऋतु, अर्थ यानी इंद्रियों के विषय, और कर्म यानी एक्शंस। ये तीनों को अगर हम एक साथ देखें तो इनके जो अलग अलग प्रकार के हमारे शरीर के साथ संयोग होते हैं उनको हम योग कहते हैं। योग, इसका शब्दशः अर्थ है संबंध। सो व्हेन दिस काल, अर्थ और कर्म, व्हेन दिस थिंग्स इंटरेक्ट विद द बॉडी, दे आर नोन एज योग। एंड दिस योग आर ऑफ 4 टाइप्स: हीन योग, मिथ्या योग, अति योग और सम्यक योग। सूत्र में देखो आप, हीन मिथ्याति मात्र का, मात्रा यानी प्रमाण। सो हीन मात्रा में यानी कम, मिथ्या मात्रा मतलब अलग, डिफरेंट, गलत, और अति मात्रा यानी अधिक या ज्यादा। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल, समझो ये अभी बारिश का सीजन है, इट इज अ क्लासिकल सीजन ऑफ द रेन। तो हम, वी आर बीइंग पार्ट ऑफ दिस नेचर, पार्ट ऑफ दिस क्लाइमेट। कोई भी बदलाव जब हमारे आसपास होने वाला है उसका हमारे शरीर पे इम्पैक्ट होता ही होता है। तो अभी बारिश आ जानी चाहिए थी, अभी तक बारिश आई नहीं है। तो वर्षा, ये जो ऋतु है यहाँ पे वो काल हुआ, लेकिन उस वर्षा ऋतु में हमें जो प्राकृत बारिश दिखनी चाहिए थी
द नॉर्मल अमाउंट ऑफ रेनफॉल दैट शुड हैव हैपेंड हैज नॉट स्टार्टेड। तो यहाँ पे हीन यानी लेस देन नेसेसरी रेन होने के कारण ये हो गया वर्षा ऋतु का हीन योग। अगर समझो ये वर्षा ऋतु है और इसमें बारिश गिरने के बजाय अचानक से बहुत ज्यादा गर्म होने लगे, बादल निकल जाए और सूरज की जो रोशनी है वो बहुत तीक्ष्ण हो जाए, तो क्या हुआ? इट्स अ मिथ्या योग। इट इज समथिंग डिफरेंट देन व्हाट इज सपोज टू बी। सो उसको हम कहेंगे मिथ्या योग। और समझो बहुत ज्यादा बारिश होने लगी, एक्सेस ऑफ रेनफॉल मोर देन एक्सपेक्टेड, जिसने तबाही मचा दी, तो वो हो गया उस वर्षा ऋतु का अति योग। सो ये का हीन योग, मिथ्या योग, अति योग, ये सारे एबनॉर्मल बातें हैं। और नॉर्मल क्या हुआ कि जितना नॉर्मली रेनफॉल एक्सपेक्टेड है उतना अगर हो गया तो हम उसको कहेंगे सम्यक योग। तो ये सारे महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये सारे बाहर के बदलाव ये हमारे शरीर में और ऑब्वियसली हमारे स्वास्थ्य में बदलाव लाते हैं। तो देखो, हीन, मिथ्या, अति और सम्यक, ये 4 प्रकार के योग हर एक के होने वाले हैं। किस किस के? काल, अर्थ और कर्म। तो काल के ये चारों प्रकार के योग, अर्थ के, अब देखो मैं फिर एक बार एग्जांपल देता हूँ। हम लेते हैं शब्द का उदाहरण कि शब्द का अतियोग कब होगा? जब कोई बहुत बड़ी आवाज में डीजे लगा रखा है जो गणपति में करते हैं, वो हमें सहन नहीं होता। इट इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ ऑफ आवर ईयर्स। तो हम उसको कहेंगे शब्द का अतियोग हुआ। शब्द का हीन योग कब? कोई बहुत कम आवाज में बात कर रहा है, वो सुनने में हमें तकलीफ हो रही है, वो हीन योग हुआ। अब कोई मिथ्या योग किया कि कोई कान के बहुत नजदीक आके जब हम हेडफोन लगाते हैं घंटों घंटे, तो उसको भी मिथ्या योग कहते हैं कि कान के बहुत नजदीक आके आवाज सुनना, या बहुत ही हीन, विभत्स। हम जब हॉरर मूवी देखते हैं तो उसमें बहुत ही गंदी गंदी आवाज निकालते हैं, तो वो जो नापसंद ऐसी आवाजें सुनना, उसको हम मिथ्या योग कहेंगे। और फिर सम्यक योग क्या? कि जो आवाज आवाज सुमधुर है, हमें प्रॉपर डिस्टेंस से हम उसको सुन रहे हैं, उसको सुनने के समय हमें मन में कोई भी पीड़ा उत्पन्न नहीं हो रही, वो हो गए उसका सम्यक योग। सो दिस सेम लॉजिक यू कैन अप्लाई टू ऑल दीज फैक्टर्स, एंड अमॉन्ग्स देम जो हीन योग, मिथ्या योग, अति योग है, वो सबसे क्या करता है? हम आगे का सूत्र देखो, रोग एक कारणम विज्ञेय, मतलब जान लीजिए रोग एक कारण। फिर एक बार देखो, यहाँ भी उन्हें क्रम का उपयोग किया है। कालार्थ कर्मणाम योगो हीन मिथ्याति मात्र कहा, ये क्या करवाता है? रोग। और सम्यक योग क्या करवाता है? आरोग्य। अतः ये 3 हीन, मिथ्या, अति योग, ये रोगों के एक कारण हुए। एक यानी यहाँ पे सिंगल, ऐसा अर्थ का अर्थ लेना नहीं है। तो एक ही शब्द का अर्थ है प्रधान। तो रोगों के प्रधान कारण कौन से हैं? कि काल, अर्थ, कर्म, इनके हीन, मिथ्या और अति योग। और हमारे आरोग्य का क्या प्रधान कारण है? तो काल, अर्थ, कर्म, इनका सम्यक योग, ये आरोग्य का प्रधान कारण हुआ। सो बेसिकली इन दिस सूत्र द ग्रंथकार हैज टोल्ड अस द हेतु और द कॉज ऑफ रोग एंड आरोग्य। रोग किससे उत्पन्न होते हैं और आरोग्य किससे उत्पन्न होता है, ये दोनों बातें यहाँ पे हमें उन्होंने कही है। तो यहाँ पे ये बात बहुत समझना आवश्यक है कि व्यवहार में आप कोई भी पॉजिटिव फैक्टर्स ले लो, वो आप इन के अंडर क्लासिफाई कर सकते हैं। इसको छोड़कर कुछ भी नहीं है, ना कुछ आरोग्यदायक है ना कुछ रोगदायक है। कोई भी बात व्यवहार में जो हमारे हेल्थ में कंट्रीब्यूट करती है या हमें डिसीज की तरफ ले जाती है, वी कैन क्लासिफाई दैट अंडर दिस हीन, मिथ्या, अति, सम्यक योग ऑफ कालार्थ कर्म। सो हम इसको कह सकते हैं कि इट इज लाइक गागर में सागर। ठीक है ना? सो दिस इज हाउ दे हैव टोल्ड अस इन अ वेरी कंसाइज मैनर कि काला अर्थ कर्म, इनके कैसे 4 प्रकार के योग हमें आरोग्य और रोग प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। सो दीज आर नोन एज हेतु या और कारण ऑफ रोग एंड आरोग्य। अब रोग और आरोग्य यानी क्या, अभी तक उन्होंने डिफाइन ही नहीं किया, तो यहाँ पे आकर वो ये बातें डिफाइन करते हैं। रोगास्तु दोष वैषम्यम, दोष साम्यम अरोगता। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वाइटल कंसेप्ट। रोग यानी दोषों का वैषम्य, वैषम्य यानी इसका शब्द से अर्थ क्या है? विषम होना। सम और विषम ये एक दूसरे के विपरीत शब्द है। तो दोषों का वैषम्य
स्वप्रमाण से अधिक्य या स्वप्रमाण से अल्पता, दोनों हो सकते हैं, एक्सेस और लेस। सो जब भी दोषों का इक्विलिब्रियम बिगड़ता है, वो इधर बढ़ेंगे या कम होंगे, तो उनको ही हम रोग कहेंगे। दैट इज द ब्यूटीफुल कंसेप्ट गिवन इन आयुर्वेद की व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय डिसीज। तो डिसीज होने के लिए या हमारे कॉन्टेक्स्ट में रोग शब्द हमेशा बड़े बड़े कैंसर डायबिटीज में देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको गले में लग रहा है कि कफ अटका हुआ है, तो वो भी रोग है। आपको पेट में अगर बात घूम रहा है, तो वो भी रोग है। इतना सिंपलिस्टिक लैंग्वेज, सिंपलिस्टिक डेफिनेशन रोग की यहाँ पे की है। और अरोगता, अरोगता यानी दोषों का साम्य। जब ये दोष स्वयं के प्रमाण में रहेंगे, विकृता विकृतम देहम, इसका ही यहाँ पे एप्लीकेशन है। तो अविकृत प्रमाण में अगर दोष रहेंगे, तो वो अरोगता यानी आरोग्य हुआ। फिर हमारे शरीर में कोई भी लक्षण, कोई भी साइन और सिम्टम देखने के लिए मिलता नहीं है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रोग एंड अरोग यानी आरोग्य। अब इन रोगों की उन्होंने क्लासिफिकेशन किए हैं। निजागंतु विभागेन तत्र रोगाः द्विधा स्मृताः। निज और आगंतु, इन विभाग से, इन डिवीजन से, रोगाः द्विधा स्मृताः, रोग दो प्रकार के माने जाते हैं। तो अभी निज, इसका अर्थ क्या है? जब वातादि दोष, जो तीन दोषों का देखा ना हमने, वैषम्य होता है, प्रकोप होता है, तो उससे जो भी लक्षण उत्पन्न होंगे, उस प्रकार के लक्षणों को या उस प्रकार के व्याधियों को हम निज ऐसा कहेंगे। तो निज, इसका अर्थ है कि फॉर एग्जाम्पल समझो शरीर में वात दोष बढ़ा और उससे संधिशूल यानी जोड़ों में दर्द हुआ, तो वो निज प्रकार का व्याधि हुआ। और आगंतु यानी क्या? विच स्टार्ट विद द ट्रॉमा, इंजुरी या समथिंग एक्सटर्नल कॉज। यानी समझो उसी घुटने पर बहुत जोर से कुछ तो आगे किसी गाड़ी ने ठोकर मारी और घुटने में जाके फ्रैक्चर हुआ, या घुटने के अंदर बहुत सूजन आ गई, तो वो हुआ बाह्य यानी बाहर का हेतु, और उसको हम आगंतु कहते हैं। तो इन दोनों में भेद क्या है? तो निज व्याधियों में या निज रोगों में सबसे पहले दोषों की लेवल बिगड़ जाती है, दोषों का प्रकोप होगा या दोषों का वैषम्य होगा, और फिर लक्षण उत्पन्न होते हैं, दाह यानी जलन होना, शूल यानी दर्द होना। लेकिन आगंतु में उल्टा होता है। क्या होता है? पहले दर्द होता है। अगर आपको कोई ठोकर लगी या कुछ जल गया, तो पहले वहां पे शूल यानी दर्द होता है, वहां पे दाह यानी बहुत जलन होती है, और फिर इमीडिएटली कुछ समय में वहां पे दोष प्रकोप भी होता है। सो व्हेन द फर्स्ट दोष दे बिकम विषम एंड पेन अपीयर्स, इट इज seen in the nija vyadhi, and when the pain appears and then dosha प्रकोप happens, इट इज नोन एज आगंतु व्याधि। तो ये क्लासिफिकेशन व्याधियों का यहाँ पे उन्होंने संक्षिप्त में दिया है। आगे देखिए, उन्होंने उसके अधिष्ठान भेद से भी व्याधियों के प्रकार दिए हैं। तेषाम काय मनोभेदात अधिष्ठानम अपि द्विधा। तेषाम यानी उनके, किनके? उन रोगों के, रोगाणाम अधिष्ठानम, आश्रय से भी दो प्रकार होते हैं। आश्रय यानी क्या? व्याधि कहाँ पे रहते हैं। अधिष्ठान यानी देयर प्लेस ऑफ रेसिडेंस, वो कहाँ पे आश्रय लेते हैं, अधिष्ठान कहाँ पे लेते हैं, उसके आधार पर दोन भेद कौन से किए गए हैं? काय मनोभेदात। तो काय यानी हमारे शरीर से आश्रय, शरीर के आश्रय से रहने वाले व्याधि, और मन यानी मन के आश्रय से रहने वाले व्याधि। तो क्लासिकल शारीरिक व्याधि कौन से हैं? प्रमेह, कुष्ठ, रक्तपित्त, गुल्म, ऐसे नाम आप आगे जाके देखने वाले हैं। ये सारे क्या हुआ? ये सारे शारीरिक व्याधि हुए। और मानस व्याधि कौन से कहेंगे हम क्लासिकल की? चिंता, क्रोध, शोक, भय, सो एक्सट्रीम इमोशन, जो हमने देखा था षड्रिपु, यानी अत्यंत क्रोध होना या अत्यंत दुख होना, अत्यंत कामना वासना होना, ये सारे मन के विकार हैं। और ऐसे कुछ व्याधि होते हैं कि इनका आश्रय दोनों में ही अत्यंत बलवान होता है, यानी शरीर भी में आश्रय आश्रय है उसका, और उसका आश्रय मन में भी है। उसको उन्माद, अपस्मार, व्यवहार में भी आप देखते हैं कि जो पागल लोग रास्ते पे आपको देखने के लिए मिलते हैं, कि बेचारे उनको कुछ उनका अवेयरनेस ही होता नहीं, कुछ भी वो कपड़े पहनते हैं, वो अत्यंत गंदे उनको रहने की आदत होती है, हमें बातें करते हैं, लोगों की तरफ वो दौड़ के जाते हैं, मारने का कोशिश करते हैं। तो ये क्या होता है? उनका मन तो विकृत है ही, लेकिन उनके शरीर में भी विकृतियां होती है। तो यहाँ पे हमें दोनों में उनका अधिष्ठान देखने के लिए मिलता है। सो अ डिसीज कैन बी आश्रित आइदर इन शरीर और मन
और बोध। और इसलिए उनके इस प्रकार से दो प्रधान भेद किए हैं, काय भेद और मनोभेद। ठीक है। यहाँ पे जो ये अंश है वो देख के आज का हमारा समय थोड़ा अल्प है, तो ये बात कहूंगा आपके सामने रखूंगा और फिर यहाँ पे विराम देंगे। रजस्तमश्च मनसो द्वौ च दोषौ उदाहरतौ। हमने अभी तक देखा था कि जो तीन दोष देखे थे, वात पित्त कफ, ये दोष थे वो शरीर के दोष है। अब यहाँ पे वो हमें संक्षेप में हमारे मन के भी दोष कह रहे हैं। दोष है क्या, कि जो मन के काम बिगड़ाते हैं वो कौन से हैं? मनसः द्वौ दोषौ उदाहरतौ। मन के जो दोन दोष होते हैं उनके हम उदाहरण देखते हैं, उनके उदाहरण स्वरूप यानी क्या, संक्षेप में यहाँ पे हम उल्लेख करेंगे, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे आयुर्वेद का पूरा वर्णन है वो मुख्यत्वे शरीर के जो व्याधि है उन पे ज्यादा निर्भर करता है। हमारे संहिता में काम, चिंता, भय, क्रोध, इनकी चिकित्सा के सारे सिद्धांतों का वर्णन नहीं है। तो प्रायः जो शरीर के आधार पे जो व्याधि होते हैं उनका वर्णन यहाँ पे अधिकतर से किया गया है, और इसलिए हमारा पूरा व्यवहार वात पित्त कफ में चलता है। इसलिए वात पित्त कफ के दोषों का वर्णन जितना आता है उतना मन के दोषों का वर्णन नहीं आता है, और इसीलिए यहाँ पे सिर्फ संक्षेप में यहाँ पे उनका उल्लेख किया है। वो दोष कौन से हैं? मनसः द्वौ दोषौ रजः तमः च इस शब्द का अर्थ होता है और, एंड। तो रज और तम ये मन के दो दोष कहे गए हैं। हम सबने ये तीन शब्द सुने होंगे, सत्व, रज और तम। लेकिन सत्व को दोष नहीं कहते, सत्व ये हमेशा अच्छा ही होता है। उल्टा सत्व जितना अधिक हो उतना हमारे हित में होता है, हमें उसका लाभ होता है। इसलिए सत्व अगर बढ़े तो फायदा ही है, उस कारण उसको दोष नहीं कहा, उसको गुण ही कहा है। और लेकिन रज और तम की जितनी वृद्धि हो उतने हमारे मन के कार्य ये बिगड़ जाते हैं, और इसलिए उनको दोष कहा गया है। जैसे वात पित्त कफ अगर विकृत अवस्था में जाए तो शरीर का नाश करते हैं, वैसे ही ये रज और तम अगर उनकी प्रमाणतः वृद्धि हो जाए तो वो भी मन के कार्य बिगाड़ देते हैं, और इसलिए उनको मन के दोष कहते हैं। ठीक है। हमारा जो आपका समय है वो अभी संपूर्ण हुआ है। हमारा कुछ जो अंश है इस अध्याय का वो बचा है। मुझे समय थोड़ा सा मेरे समय के जो दिया था मुझे उससे थोड़ा मेरा विस्तार हो गया है, तो उसके बारे में क्या करना है, कैसे करना है, मैं एक बार बरका से बात करूंगा और फिर एक बार उसके आगे का प्लानिंग करेंगे। अगर आज के अध्ययन में किसी को कोई प्रश्न हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं।